नमस्कार साथियों। हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट के बारे में। एक कहें कि हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसमें एक विशेष कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और वह कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? वह होने वाला आप लोगों के लिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्या होने वाला है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। एक विधि के रूप में भी हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को देखते हैं। ठीक है ना, एक सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं। आज हम इसी को देखने वाले हैं, एकात्मक क्रियावाद। देखिए, शब्द से आप समझ सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं। जैसे हम यदि हम शब्दों को देखें, देखिए यहाँ पर दो शब्द हमारे पास है, एक प्रतीकात्मक और दूसरा अंतःक्रियावाद। अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर यह जो विधि है यह किस प्रकार से आई, कौन से हमारे ऐसे विचारक रहे जिन्होंने इस विधि का प्रचलन प्रारंभ किया, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या खास बात है। प्रतीक, यदि हम सरल शब्दों में समझे, अंतःक्रियावाद से हम क्या समझते हैं? इंटरेक्शन प्रोसेस, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात क्या कर रहे हैं, विचारों के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। तो विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है वह कई प्रकार से होता है। जैसे कि हमने देखिए मैक्स वेबर में भी अंतःक्रिया को देखा, पार्सन्स में भी हमने अंतःक्रिया को देखा। कई विचारकों के पढ़ते समय हमने अंतःक्रियावाद शब्द को सुना होगा और समझा होगा कि अंतःक्रिया क्या होती है। अंतःक्रिया का बिल्कुल सरल शब्द क्या निकलता है? जब आप किसी व्यक्ति से विचारों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। अब बात यह आती है कि यहाँ जो अंतःक्रिया है, यहाँ जो अंतःक्रिया उसमें एक शब्द जुड़ा है, प्रतीक। अंतःक्रिया किसके माध्यम से की जा रही है? यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से जब अंतःक्रिया की जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहें। क्लियर हुआ? जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ना, एक मैं छोटा सा दृश्य बताता हूँ आप लोगों के लिए। एक बार मैं यूपी से सफ़र कर रहा था। तो यूपी में एक स्थान पड़ता है रामपुर। सबने सुना होगा रामपुर। तो मेरा जो जूनियर था वो खड़ा हुआ था। उस जूनियर ने वही स्टेशन पे खड़ा होकर इशारे से ही पूछा, प्रतीक के माध्यम से पूछा। तो व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति ने भी इशारा किया इस प्रकार, तो समझ में आ गया कि स्टेशन कौन सा है। बोले साहब रामपुर स्टेशन है। तो यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे समझते हैं और अच्छे तरीके से कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यह विधि कैसे प्रारंभ हुई, किस विचारक के द्वारा प्रारंभ हुई, और क्या वास्तव में हमारे विचारकों का दृष्टिकोण रहा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। तो चलिए, तो देखिए, जब हम प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात करते हैं तो कई नाम हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो आता है जॉर्ज सी का। किसका आता है फ्रेंड? जॉर्ज सीमेल का। जॉर्ज सीमेल के द्वारा यह माना गया कि भाई जॉर्ज सीमेल ने इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को प्रारंभ किया, या इसके विकास का जो चरण रहा वो यहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन इनका जो रहा, जॉर्ज सीमेल ने क्या है, अंतःक्रियावाद का विश्लेषण पर बात की। किस पर बात की? विश्लेषण पर। कि भाई अंतःक्रियावाद का जो विश्लेषण है उससे नाम क्या जुड़ा हुआ है? जॉर्ज सीमेल का नाम जुड़ा हुआ है। आगे यदि हम बात करते हैं, बाद में हमारे पास इनके बाद कई विचारक आए। उन विचारकों ने क्या किया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर कार्य किया। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर कार्य करने के उपरांत हमारे कई विचारक हमें मिलते हैं। जैसे कि हम मैक्स वेबर की बात करें, पार्सन्स की बात करें, इन्होंने भी अंतःक्रियावाद पर काफ़ी कुछ कहा है। अंतःक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, प्रकारों के बारे में भी उल्लेख किया है। सामाजिक क्रिया को लेकर अंतःक्रिया की बात इन हमारे विचारकों के द्वारा कही गई है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वह कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों की बात करता है। किसकी बात करता है फ्रेंड? सामाजिक संबंधों की बात। सामाजिक, अब देखिए सामाजिक संबंध हमने क्यों रखे थे? हम ये देखें कि जब व्यक्ति
कहीं भी रह रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि हम समाज का निर्माण की जो बात करते हैं, तो हमारी मूलभूत इकाई क्या आ जाती है? व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आ जाता है। उन व्यक्तियों के समूह में क्या बनते हैं? देखिए भाई, व्यक्ति का समूह यदि है, तो व्यक्ति के समूह में क्या होने वाले हैं? संबंध बनने वाले। इसमें क्या बनने वाले फ्रेंड? संबंध बनने वाले। और संबंध यदि बन रहा है तो निश्चित बात है, व्यक्ति के संबंध बनने के बीच में जो क्रिया है, यह व्यक्ति है और इस व्यक्ति के बीच में संबंध अभी बना नहीं, लेकिन संबंध बनने वाला है। तो इस बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, वह क्रिया क्या होगी? वही कही जाएगी कि अंतःक्रिया। क्या कहा जाएगा उसे? अंतःक्रिया कहा ना जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? अंतःक्रिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतःक्रिया के माध्यम से ही किसी संबंध का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम यदि कहें, देखिए, संबंध निर्माण करने के लिए या अंतःक्रिया करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का या विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। हम भाषा के माध्यम से भी अंतःक्रिया कर रहे हैं। जैसे अभी हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। तो भाषा के माध्यम से भी अंतःक्रिया होती है। यदि मैं कहूँ कि प्रतीकों के माध्यम से, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जब बच्चे छोटे रहते हैं, हम क्या करते हैं? जब वो बोल नहीं पाए तो हम उनके कान के पास, वो कहते हैं ना, कुछ खिलौना हिलाते हैं तो तुरंत वो मूव करते हैं। ये क्या है? हम उन्हें इशारे से बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। ये क्या है? सभी प्रतीक हैं। जब आप प्रतीकों के माध्यम से कोई अंतःक्रिया कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया विशेष को क्या कहा जाएगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अंतःक्रियावाद में हम मूल रूप से किसे रखते हैं? सामाजिक संबंधों को रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ निर्माण किसका कर रहे हैं? समाज में रहते हुए। हम किसी भौतिक वस्तु से तो हम प्रतीकात्मक अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। किससे करेंगे? एक सामाजिक व्यक्ति से करेंगे। और सामाजिक व्यक्ति से यदि हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम क्या करने वाले हैं? सामाजिक संबंध ही स्थापित करने वाले हैं ना। चलिए और समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे ना, प्रारंभ किसके द्वारा बताया गया? भाई जॉर्ज सीमेल के द्वारा बताया गया। और आगे जब हम देखते हैं इस सिद्धांत को, है ना, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत को देखते हैं, तो यहाँ पर हमने बात क्या की? हाँ ठीक है, ये भी आपका। और यह जो प्रक्रिया बन रही है क्या है? संचार। और समझने के लिए संचार या हम कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप समझ सकें कि व्यक्ति से अंतःक्रिया की गई है। अब अंतःक्रिया में यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? यदि आप प्रतीक का यदि प्रयोग कर रहे हैं, किसका? कोई प्रतीक, कोई सिंबल का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे भाई? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कह देंगे। यदि इनकी उत्पत्ति की बात करें कि भाई प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति पर हम ध्यान दें, देखिए उत्पत्ति में यदि हम शब्द की बात करें, उत्पत्ति में यदि ये शब्द की बात की जा रही है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें जो विचारक मिलते हैं, वह विचारक क्या है? हर्बर्ट ब्लूमर। कौन मिलते हैं फ्रेंड? हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर का नाम यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर ने अपनी पुस्तक जो 1969 में एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी एक पुस्तक? यहाँ पर 99 में एक पुस्तक आई थी, है ना। उस पुस्तक में क्या शब्द मिलता है भाई? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा जो हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द है, वह किसके द्वारा दिया गया है? वह हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा। कौन सा शब्द? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द। कात्मक अंतःक्रियावाद जो शब्द की उत्पत्ति के माध्यम से, भाई हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द दिया। कब दिया गया? तो 1969 में। बुक यदि हम बात करें तो बुक क्या थी इनकी? द सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मैथड। लिख देते हैं हम, द सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मैथड। मैथड इस पुस्तक में हमें क्या मिलता है?
जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द है वह किसके द्वारा आया? तो भाई हर्बर्ट ब्लूमर ने जब 1969 में पुस्तक लिखी, सर मैं इस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द सिंबॉलिक इंटरएक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड मेथड के अंतर्गत हर्बर्ट ब्लूमर ने इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कही। ठीक है, अब आगे यदि और हम बात करते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर के बाद, तो हर्बर्ट ब्लूमर हैं यहाँ पर, और कुछ हमारे ऐसे भी पाए जाते हैं कि भाई उनका कहना क्या रहा है, हर्बर्ट ब्लूमर ने उत्पत्ति के साथ साथ जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया बात है उससे नाम जुड़ा हुआ जॉर्ज मीड का। इसका जुड़ा हुआ जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। कुछ ऐसे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर यह देखा गया है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वो किसके द्वारा लाया गया? भाई जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा लाया गया। यहाँ पर विशेष रूप से हमने देखा कि भाई शब्द की बात यदि कही जाएगी तो हर्बर्ट ब्लूमर इस पुस्तक में कही जाएगी, लेकिन जब बात की जाएगी सिद्धांतिक रूप सर तो हम देखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा है। और भी एक नाम आता है शिकागो संप्रदाय से रॉबर्ट पार्क का नाम भी आता है कि रॉबर्ट पार्क के द्वारा भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद लाया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को लाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद हम देख पाते हैं यहाँ पर। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का भी नाम आता है। यदि हम शिकागो संप्रदाय की बात करें तो शिकागो संप्रदाय से रॉबर्ट पार्क का नाम आता है। किसका नाम आता है? शिकागो संप्रदाय की यदि हम बात करें तो रॉबर्ट पार्क का नाम भी यहाँ पर आता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमने देखा कहाँ से प्रारंभ हुआ कि भाई जॉर्ज सीमेल, हर्बर्ट ब्लूमर के बाद जॉर्ज मीड का शिकागो संप्रदाय में हमने किसे देखा कि भाई रॉबर्ट पार्क इस सिद्धांत को लाने वाले रहे हैं। इस प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उपागम का जो आशय है वह क्या है? वास्तव में यह जो उपागम लाया गया, क्यों लाया गया? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं को समझने के लिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो उपागम है वह वास्तव में करता क्या है? तो भाई मानवीय प्रक्रियाओं को समझ रहा है कि मानवीय मस्तिष्क के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हें किसी विशेष अवस्था में मानकर हम प्रतीकों का सहारा लेकर समझ सकें कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं। समझते हैं कैसे? किन्हें समझ रहा है? यह उपागम मानवीय क्रियाओं की वह व्याख्या करता है, मानवीय क्रियाओं की कौन सी मानवीय क्रियाओं को मानवीय क्रियाओं की व्याख्या कौन सी व्याख्या कर रहा है भाई? ये मानवीय क्रियाओं की जिसे सामाजिक अंतःक्रियावाद से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है, जिसे सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न मानकर अध्ययन किया जाता है। क्या विशेष किया भाई इसने उपागम ने? यह उपागम क्या कर रहा है? जब आप अंतःक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ किसी व्यक्ति को आपने मार दिया, मैंने आपका वार्तालाप नहीं सुना लेकिन मैंने दूर से दृश्य देखा कि भाई आपने किसी को मार दिया, तो मेरे सामने क्या आया? यही दृश्य आया ना, ये प्रतीक आया कि भाई आपने उठाया और किसी को मार दिया, ये प्रतीक मैंने देखा। तो भाई आपने क्या किया? अंतःक्रिया की ना व्यक्ति विशेष से, और अंतःक्रिया के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ अब मैं उस पर अध्ययन करूंगा, और जब मैं अध्ययन करूंगा तो मैं यह निष्कर्ष पर पहुंच भी सकता हूं नहीं भी कि आखिर यह क्रिया घटित हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई है। यहाँ पर हमने शायद, हाँ, कौन कौन इसमें आते हैं? तो भाई देखिए मैक्स वेबर, भाई वेबर ने भी अंतःक्रिया की बात की। मैक्स वेबर हैं हमारे। फीमेल हम पहले देख चुके हैं, ब्लूमर हम देख चुके हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की भी अंतःक्रिया की बात की जाती है। पार्सन्स के द्वारा भी अंतःक्रिया की बात की जाती है।
सभी के द्वारा कहीं ना कहीं अंतःक्रिया के बात की गई है। और इन सभी का जो मत रहा है, जैसे पार्सन्स है, बेबर है, मीड है, और हम ब्लूमर को भी रख सकते हैं आगे, ब्लूमर, इन सभी का यदि हम मत की बात करें तो इन सभी का मत क्या रहा है? ये सभी मानते ही है मूलतः एक मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन सभी का मत क्या रहा है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इन सभी के मत के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, कात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है भाई? मौलिक रूप से क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्या है? मौलिक रूप से एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मौलिक रूप से एक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि व्यक्ति के मन की स्थिति को समझने का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसको हमने क्या कहा है कि यह क्या है? आपका एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत माना गया। किस किस का मत रहा है? देखिए, बेबर का मत है, मीट का मत है, पार्सन्स का है, ब्लूमर का है। इन सभी का मत क्या है? यह रहा है कि भाई मनोवैज्ञानिक चीज है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मान लिया गया इनके द्वारा। आगे पीछे में बता भी दिया कि मीड की देन भी मानते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारे ऐसे रहे जो मीड की देन मान रहे हैं, कुछ रॉबर्ट पार्क शिकागो संप्रदाय इनकी देन मान रहा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। अब इस सिद्धांत को यदि हम समझें, वास्तव में इस सिद्धांत को समझने के लिए 4 आधारों का उल्लेख हम कर सकते हैं। कितने आधार? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को, अंतःक्रियावाद को, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने के लिए या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने के लिए प्रमुख आधार की बात करते हैं। प्रमुख आधार क्या हो सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। आधारों में हम देख रहे हैं भाई क्या क्या आधार हो सकते हैं। सबसे पहले आधार की बात हम करते हैं। भाई पहला आधार हम क्या देखेंगे या क्या हो सकता है? तो हमने कहा कि भाई मानव क्या है क्या मानव? मानव जब हम कहते हैं ना भाई मानव समाज के अंतर्गत क्या है? मानव है। तो मानव कैसा प्राणी है? भाई मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब उससे संबंध बनाना आवश्यक है। समाज में रहेगा, समाज की भौतिकता या समाज की संरचना को देखा तो निश्चित बात है वह क्या करेगा? संबंध तो बनाएगा ही बनाएगा। और संबंध बनाते समय वह किसका प्रयोग कर सकता है? हमने कहा भाषा है हमारे पास, लिपि है हमारे पास, हमने कहा प्रतीक भी तो है भाई। क्या है? प्रतीक से भी तो हम अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो प्रतीक के माध्यम से जब अंतःक्रिया कर रही है तो हमने यहाँ पर क्या करा कि संकेत प्रयोगकर्ता प्राणी मान लिया। उसे क्या मान लिया? संकेत प्रयोगकर्ता प्राणी, संकेत प्रयोगकर्ता प्राणी। किसे मान लिया भाई? मानव को। कौन है? जब मानव क्या कर रहा है? अंतःक्रिया करने के लिए संकेतों का प्रयोग कर रहा है, तो इन संकेतों को समझना भी पड़ेगा ना। और इन्हीं संकेतों के माध्यम से संकेतों का प्रयोग किया मानव ने। अब इन्हीं संकेतों को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपने देखा होगा इस संकेतों के आधार पर व्यक्ति क्या कर लेता है? एक संस्कृति का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? संकेतों के माध्यम पर व्यक्ति क्या करता है? एक संस्कृति का निर्माण कर लेता है। और यही जो संस्कृति है, इस संस्कृति को व्यक्ति क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? एक पीढ़ी से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वह क्या कर देता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित कर देता। ठीक है ना? हस्तांतरण कर दिया। अभी आप देख रहे हैं मानव ने जब जन्म लिया, क्या उसके पास कोई संकेत था? क्या उसके पास कुछ प्रतीक था? कुछ नहीं था ना। जब वह यहाँ पर आया तो उन्होंने विभिन्न आधारों पर प्रतीकों को बनाया, और प्रतीकों को बनाने के उपरांत उन प्रतीकों को उसने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या किया? हस्तांतरित किया। तो क्या ये प्रतीक आवश्यक है? यह कि अध्ययन किया जाएगा ना।
निर्माण करता, उन्हें हस्तांतरित करता। अंतःक्रिया उन विधियों का अध्ययन करती है जो अंतःक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है, जो प्रतीक बन गए, सब कुछ बन गए, अब अंतःक्रिया हो रही है ना, तो अंतःक्रिया क्या करेगी? अंतःक्रिया मुख्यतः उन विधियों का ही अध्ययन करेगी। अंतःक्रिया क्या करेगी? अंतःक्रिया उन विधियों का अध्ययन करेगी। अंतःक्रिया क्या करेगी? अंतःक्रिया उन विधियों का अध्ययन करेगी। उन विधियों का अध्ययन, विधियों का क्या करने वाले? विधियों का अध्ययन, जिनके माध्यम से व्यक्ति अध्ययन करेगी, जिनके माध्यम से व्यक्ति, जिनके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना जीवन यापन या व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति क्या करेगा भाई? जीवन है, यहाँ विधियों को बढ़ा रहा है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो उनका अध्ययन कर रहा है। जिनके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है? विभिन्न प्रकार की, हम सीधा लिख रहे हैं भाई, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उपयोग कर रहा है, के माध्यम से व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है। मैं सीधा लिख देता हूँ आपके लिए, जीवन यापन। देखिए जीवन यापन में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, चाहे आर्थिक क्रियाएं आए, चाहे आपकी संरचनात्मक क्रिया, चाहे मनोवैज्ञानिक क्रिया। तो इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं भाई? अंतःक्रिया प्रतीकात्मक, क्योंकि प्रतीक ट्रांसफर हो रहे हैं ना। यदि मैं कहूँ कि संस्कृति के माध्यम से आपने क्या दिया भाई? हमने कहा कि संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति ने क्या दिया। आप कहें सर संस्कृति, पहले भी हम कहते हैं संस्कृति क्या? सीखे हुए प्रतिमान। इस यहाँ जहाँ पर आकर हमने क्या सीखी? बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन सीखी हुई चीज़ों को, सीखे हुए प्रतिमानों को ही तो हमने दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया है ना। यानी वह क्या ट्रांसफ़र हुए? प्रतीक ट्रांसफ़र हुए। और उन प्रतीकों को क्या वास्तव में उपयोग है अथवा नहीं है, तो उनका अध्ययन हम अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं। क्लियर हुआ पहला आधार? चलिए दूसरे आधार की बात करते हैं। दूसरा आधार क्या रहने वाला है? यदि हम दूसरे आधार की बात करते हैं तो दूसरे आधार में क्या खास बात होने वाली है? दूसरे आधार, अंतःक्रिया सामाजिक विश्व को क्या करती है? गतिशील एवं द्वंद्वात्मक ताना बाना मानते हैं। जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया क्या कर रही है? अंतःक्रिया, अंतःक्रिया में पहले ही देखा ना कि अंतःक्रिया यदि आप करें, यदि अपन यहाँ बिल्कुल सरल भाई, मेरा यहाँ पर जन्म हो, अब जन्म के बाद मुझे किन किन से अंतःक्रिया? सबसे पहले मैंने देखे पिता से अंतःक्रिया, माता से अंतःक्रिया, फिर माता पिता से जुड़े हुए व्यक्तियों से अंतःक्रिया, इनसे अंतःक्रिया। हमने और देखे कि भाई भाई से अंतःक्रिया, भाई में भी हम देखें भाई छोटा है बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बहन को लें तो बहन, बहन फिर छोटी या बड़ी, इनसे अंतःक्रिया सबसे चल रही। फिर हम समाज में निकले तो हमने और अंतःक्रिया। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो यह जो पूरा चार्ट बन के आएगा ना, हमारे पास एक बहुत ही जटिल प्रारूप बन जाएगा, ठीक है ना। तो अंतःक्रिया क्या है वास्तव में? सामाजिक विश्व को एक गतिशील और द्वंद्वात्मक। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्व अवश्य होगा आपका। जब भी आप अंतःक्रिया कर रहे हैं तो अंतःक्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं गतिशीलता भी आ रही। देखिए मैंने इनसे अंतःक्रिया, यहाँ आगे बढ़ा, फिर कोई और से अंतःक्रिया, फिर आगे बढ़ा, तो गतिशीलता है हमारे अंतःक्रिया। लेकिन गतिशीलता के साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से अंतःक्रिया करने पर इस व्यक्ति को परेशानी होगी। बीच में तो हम थे ना, बीच में हम थे। जैसे हम, आप कई बार देखेंगे कि मैं किसी व्यक्ति से अंतःक्रिया कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ, परेशानी किसी थर्ड पर्सन को होती है कि नहीं होती? कई बार, कई बार। तो ये क्या है? द्वंद्व को क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है। गतिशीलता तो लेकिन फिर भी क्या कर रही है? द्वंद्व को यहाँ पर उत्पन्न कर ही देती है। तो अंतःक्रिया क्या है? सामाजिक विश्व को गतिशील, अंतःक्रिया सामाजिक विश्व को क्या मानती है भाई? सामाजिक विश्व को गतिशील मानती है। सामाजिक विश्व को क्या मानती है अंतःक्रिया? गतिशील। क्या मान लिया इसने कि भाई सामाजिक विश्व जो है वह कैसा है? गतिशील है। और गतिशील के साथ साथ ये क्या कहते हैं? गतिशील एवं द्वंद्वात्मक ताना बाना है। गतिशील एवं कैसा ताना बाना है? द्वंद्वात्मक ताना। क्लियर हुआ भाई? अंतःक्रिया क्या मान के चल रही है कि जो हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास सामाजिक विश्व है। सामाजिक विश्व का मतलब हम वैसे विश्व की बात नहीं, यहाँ सामाजिक संबंधों के विश्व की बात की जा रही है, ठीक है ना।
तो वह गतिशील और एक द्वंद्वात्मक है। अब इसके अनुसार परिस्थितियां हमेशा जब यह है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर परिस्थितियां हमेशा कैसी होंगी। क्या आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति से जब आपने अंतःक्रिया की है तो वह सदैव एक जैसा ही रहेगा, क्या आप कह सकते हैं। आप कहीं सर नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं कि वह कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। तो यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार क्या हो जाएगा, परिस्थितियां हमेशा क्या, अनिश्चित परिणामों सहित। तो परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, परिस्थितियां, परिणाम बदल सकते हैं, परिणामों में क्या है, अदल बदल हो जाती है। परिस्थिति हमेशा क्या हो जाएंगी, अनिश्चित। परिस्थितियां क्या हो जाएंगी आपकी, हमेशा अनिश्चित हो जाएंगी। परिस्थितियां कैसी होने वाली यहाँ पर, अनिश्चित। और अनिश्चित के साथ साथ क्या हो जाएगी, जब परिस्थितियां अनिश्चित होंगी तो इसके परिणाम कैसे हो जाएंगे, अनिश्चित परिणाम ही हो जाएंगे ना। और परिणाम के साथ क्या जुड़ जाएगा, जब द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, यहाँ हमने देखा ना द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, तो जब द्वंद्व उत्पन्न होगा तो निश्चित बात है यहाँ पर क्या होगा, संघर्षों से भरी रहेंगी। किससे भरी रहेंगी, परिणाम संघर्षों से भरे रहेंगे। हम इस सीधा कर संघर्ष रहेंगे, ऐसा कर लीजिए। क्लियर हुआ फ्रेंड यहाँ तक। देखिए मैं फ्रेंड इसलिए नोट डाउन कराता जाता हूँ कि आप मेरे साथ उन शब्दों को दोहराते जाएं, और जैसे जैसे आप मेरे साथ दोहराते जाएंगे तो आधा तो आपको देखते और यहाँ क्लास लेते समय ही कंप्लीट होता चला जाएगा। तो पहला हमने क्या देखा, आधार कि मानव क्या है, विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया करते समय क्या करता है, प्रतीकों का निर्माण करता है, और उन प्रतीकों के कारण एक संस्कृति, एक बहुत जटिल समग्रता का निर्माण कर लेता है, और वह समग्रता वह क्या करता, आगे देने लगता है। तो उन परिस्थितियों, उन विधियों का अध्ययन अंतःक्रिया के माध्यम से किया। फिर हमने देखा अंतःक्रिया पूरे सामाजिक विश्व को क्या मान के चल रही, कि पूरा सामाजिक विश्व एक द्वंद्वात्मक ताना बाना मान रही है। तो उस ताने बाने के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, उस द्वंद्व या परिस्थिति के कारण आपका जीवन क्या है, बिल्कुल संघर्ष से भरा है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप किसी से अंतःक्रिया कर रहे हैं तो आपको संघर्ष का सामना ना करना पड़े। यह निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए और आधारों की बात कर लेते हैं। तो भाई हम अगला आधार देख रहे हैं, दो आधार क्लियर हुए यहाँ पर। तीसरे आधार की बात कर लेते हैं। तीसरे आधार में हम क्या देखेंगे, तीसरे आधार में हम क्या देख रहे हैं भाई, तीसरा अंतःक्रिया सामाजिक विश्व की किस प्रकार से अध्ययन कर रही। तो अंतःक्रिया सामाजिक विश्व की, अंतःक्रिया सामाजिक विश्व की, सामाजिक विश्व की अंतःक्रिया क्या कर रही है, अंतःक्रिया सामाजिक विश्व को क्या माने, सामाजिक विश्व की अंतःक्रिया क्रियात्मक प्रवृत्ति पर बल देती है। अंतःक्रिया सामाजिक विश्व की अंतःक्रियात्मक प्रवृत्ति पर बल देती है, अंतःक्रियात्मक प्रवृत्ति पर बल देती। भाई किस पर बल देगी, निश्चित बात है जिससे वह जुड़ी उसी पे ना बल देगी। भाई आप अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं ना, तो निश्चित बात है मैं अंतःक्रिया पर ही बल दूंगा। यदि आप प्रतीक की बात कर रहे हैं तो मैं प्रतीक की बात करूंगा। जैसे आपने देखा होगा मूक बधिर जो न्यूज़ आती है, जो समाचार आता है, उसमें देखना प्रतीकों के माध्यम से बातें हो जाती होती हैं कि नहीं। जैसे आप आज के समय पर हम क्या कहते हैं भाई, साइन लैंग्वेज कहते हैं आज। पहले क्या कहा जाता है उसे, प्रतीक। चलिए अंतिम देखते हैं, अंतिम आधार में क्या कहा जा, किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। एक और आधार आता है यहाँ पर, चार आधारों पर मूल अध्ययन करते हैं इसका। चौथे आधार में हम क्या कह रहे हैं कि अंतःक्रिया प्रतीकों के पीछे छुपी हुई, अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया प्रतीकों के पीछे छिपी हुई, अंतःक्रिया प्रतीकों के पीछे। भाई प्रतीकों की बात की तो प्रतीकों के पीछे जो छुपा हुआ है, प्रतीकों के पीछे जो वास्तव में छुपी हुई, वास्तविकता छुपी हुई है, उसका अध्ययन यहाँ पर हुआ। प्रतीकों के छिपी हुई अंतः प्रक्रिया, छुपी हुई प्रक्रिया कर सकते हैं आप,
प्रक्रियाओं का क्या कर रही है? प्रक्रिया और अंतःक्रियाओं की खोज करती है। प्रक्रिया और अंतःक्रिया की खोज करती है। प्रक्रिया की खोज कर। क्लियर हुआ? तो ये चार आधारों पर आप अंतःक्रिया को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चारों आधारों को जब हम ले लेते हैं तो चारों आधारों के उपरांत हमारे पास क्या आता है? डॉसन एवं गेटिस क्या कहते हैं भाई? डॉसन एवं गेटिस का अंत प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बारे में कहना क्या रहा है? तो इनका कहना क्या रहा है? यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि भाई सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया। हमने अंतःक्रिया की बातें की अभी, तो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को पहले समझा है कि सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया क्या है? एक सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में चल रही है तो निश्चित बात है हम उसे सामाजिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने प्रक्रिया मात्र रख दिया, हमने सामाजिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? मस्तिष्क में प्रविष्ट कर रहा है। वास्तव में आप अंतःक्रिया करते हैं तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा मनुष्य दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क में क्या कर जाता है? प्रवेश करता है ना। इसके द्वारा मनुष्य मस्तिष्क में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? मस्तिष्क में प्रवेश करता है। जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि भाई मेरा वह फ्रेंड है या मेरा जो भी है वो बहुत अच्छा है, तो आपने कैसे जान लिया कि वो अच्छा है? कहीं ना कहीं आपने अंतःक्रिया किया उससे। अंतःक्रिया करने के उपरांत आपको लगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति के विचार मेरे विचार एक जैसे हैं, या यह मेरे विचारों से सहमति जाहिर करता है, तभी ना आप कह रहे हैं कि भाई यह व्यक्ति आपके प्रति क्या है? अच्छा है। तो आपने वास्तव में उस व्यक्ति विशेष के कहाँ पर प्रविष्ट कर लिया है? उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया है, तभी ना आप कह पा रहे हैं। नेक्स्ट परिभाषा को यदि हम ध्यान से देखें, देखिए आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। मॉरिस मेल्ट्जर क्या कहते हैं भाई? इनका कहना अंतःक्रिया के बारे में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध, इनका कहना क्या रहा है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध, अंतःक्रियावाद का संबंध का कहना क्या रहा है? अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहारों, किस व्यवहार से? मानवीय व्यवहारों के आंतरिक पक्ष से। किससे है भाई? मानवीय व्यवहारों के आंतरिक पक्ष से। मानवीय व्यवहारों के आंतरिक पक्ष से। हम मस्तिष्क की बात की ना, देखिए यहाँ पर हमने किया है कि मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कहाँ प्रवेश कर रहा है? उसके आंतरिक पक्ष में ही प्रवेश कर रहा है ना, आंतरिक पक्ष से। यह कहना किसका रहा है? यह मानस अ, आंतरिक पक्ष से है। हेल्टजर का कहना यह रहा है। डॉसन गेटसेट कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश किया जा रहा है। वहीं मॉरिस मेल्टजर का कहना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहारों के आंतरिक पक्ष। आप किसी व्यक्ति के व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, व्यक्ति के जो व्यवहार हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या हो जाते हैं? एक जैसे कभी नहीं चलते, अलग अलग होते रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई आंतरिक पक्ष को ही तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आंतरिक पक्ष उसका कैसा चल रहा है। उस पक्ष के आधार पर ही हम क्या देख पाते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पर यह और बता दें कि भाई जो अंतःक्रिया है वह कितने प्रकार से या किस प्रकार से आप अंतःक्रिया कर सकते हैं, है ना। अंतःक्रिया के प्रकार बताए गए हैं। अंतःक्रिया
तो सबसे पहले अंतःक्रिया ये क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले अंतःक्रिया की बात करते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति जब बात कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की अंतःक्रिया क्या हुई, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति के बीच जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसके बीच क्या है, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि भाई व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, कि व्यक्ति समूह से भी तो जुड़ जाता है ना। व्यक्ति कैसे जुड़ता है कि व्यक्ति और समूह के बीच अंतःक्रिया। तो भाई दूसरा प्रकार आ जाता है कि भाई व्यक्ति और समूह के बीच, व्यक्ति और किसके बीच, समूह के बीच भी क्या हो जाएगी, अंतःक्रिया है। अब तीसरा क्या हो सकता है, तो भाई समूह बन गया तो समूह से समूह के बीच अंतःक्रिया देख लेंगे, क्या हो जाएगी, एक समूह है, समूह और समूह के बीच, समूह और समूह के बीच अंतःक्रिया, यानी तीन प्रकार से अंतःक्रिया हमें देखने को मिल जाती है हमारे समाज के अंतर्गत। पहले हमने देखा व्यक्ति से व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से समूह के बीच और समूह से समूह के बीच जो अंतःक्रिया दिख रही है, हमें तीन मूलभूत प्रकार हम देख पाते हैं। क्लियर हो यहाँ पर। यदि विशेषताओं की ओर हम ध्यान दें कि भाई इसकी विशेषताएं क्या बनने वाली है, चलिए विशेषताओं को ध्यान देते हैं कि विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं हमारे अंतःक्रिया की। विशेषताएं भी कुछ होंगी ना, तो विशेषताओं में हम कहते हैं विचार करने की क्षमता का निर्णय। बात करें सबसे पहले खास क्या निकल के आएगा हमारे पास, विचार करने की क्षमता का निर्माण किसके माध्यम से होता है, विचार करने की क्षमता का निर्माण किसके माध्यम से होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से। भाई आप किसी से अंतःक्रिया ही नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या कुछ आप चर्चा कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। यदि आप बैठे हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई टेबल कुर्सी पड़े हैं तो पड़े हैं, आपस में कोई अंतःक्रिया हो रही है, लेकिन यदि मानव हैं और आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो आप सोच पाएँ कि आखिर इस व्यक्ति ने इस बात को क्यों कहा, ऐसा क्या है, वह सारी बातें क्या कर सकते हैं आप फिर सोच सकते हैं। तो विचार करने की क्षमता का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो भाई अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है ना। और क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी, तो अंतःक्रिया के दौरान लोग क्या करते हैं, अर्थ और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। भाई अंतःक्रिया के माध्यम से ही ना करते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति अर्थ और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रतीक और अर्थ का प्रयोग। भाई आप अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी, आपको पता ही नहीं। जैसे कई बार रहता है ना कि भाई कोई समाज में ऐसा प्रतीक चल रहा है, जैसे कि अपन आज कहते हैं और ब्रो। अब ब्रो का मतलब क्या है, भाई सीधे कह दो ना कि भाई, लेकिन क्या चल गया है, ब्रो और ब्रो कैसे हो, ये चीज़ें। तो ये क्या एक सिंबल बनता जाता है धीरे, तो उसका भी अर्थ और प्रतीक में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या खास विशेषता निकल के आ सकती है, तो क्रिया और अंतःक्रियाओं को क्या मिल जाता है, प्रतिमानित। भाई जो अंतःक्रिया हो रही है, क्रिया और अंतःक्रिया, क्रिया और अंतःक्रिया, क्रिया और अंतःक्रिया को धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रतिमानित जाल ही समूह के और समाज का निर्माण करता है। क्रिया अंतःक्रिया इनके द्वारा क्या हुआ, भाई बहुत सारे प्रतिमान बन गए, और प्रतिमान जो बन गए तो प्रतिमानों का क्या बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा। और यही जाल क्या करता है, हमारे समाज का क्या कर देता है भाई, निर्माण कर देता है। करता है कि नहीं करता, एक नए समाज का निर्माण कैसे होता है,
मानव अकेला समाज का निर्माण तो नहीं ना कर पाएगा। क्या करते हैं, मानव ने दूसरे मानव से, समूह से क्या किया, अंतःक्रिया की, और अंतःक्रिया के माध्यम से क्या बन गए, संबंध बन गए। अब संबंधों को और बड़े स्तर पे रखते जाएंगे, धीरे 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 रखते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक समाज का पूरी तरीके से निर्माण यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अब आगे बात करिए, ये 3 विशेषताएं मूल रूप से आप देख सकते हैं और कोई खास नहीं। तो फ्रेंड ये है, हमने क्या देखा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि जो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं उनका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस प्रकार रहा, या हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या रहा। जो थिंकर, आपके विचारक आपके सिलेबस में हैं, उनके आधार पर अपन उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, हमारा भी द्वारा बनाएगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।